हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एनीमिया के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हीमोपोइटिक डिसीज़ के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। सबसे पहले की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन लेवल और द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लोअर देन नॉर्मल, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है और नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल से। फिर रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हमारी बॉडी की वो कम हो जाती है, क्योंकि जो आरबीसीज और हीमोग्लोबिन होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन और आरबीसीज का लेवल डाउन हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो मेल्स में होता है 13 to 17 ग्राम पर DL, और फीमेल में जो होता है वो होता है अबाउट 12 to 15 ग्राम पर DL। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल होता है एक पर्सन में। हम देख लेते हैं कॉजेस ऑफ एनीमिया, कि किसके कारण एनीमिया जो है वो कॉज होता है। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें आता है आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया कॉज हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया कॉज होता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ट्रॉमा और सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हुकवॉर्म इन्फेक्शन। तो ये सारे कंडीशंस में भी ब्लड लॉस हो जाता है और जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए तो हीमोलाइटिक कॉज की वजह से भी होता है, जैसे मलेरिया, सिकल सेल डिसीज, थैलेसीमिया, ऑटो इम्यून हेमोलाइसिस। जैसे मलेरिया में अगर हम देखें तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एनीमिया की कंडीशन हम देख सकते हैं, इसलिए ये इसमें आता है हीमोलाइटिक कॉज में, ठीक है। फिर फोर्थ है बोन मैरो डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बोन मैरो जो होता है वो आरबीसीज के प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो अगर बोन मैरो में कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज हो जाता है। फिफ्थ अगर हम देखें तो इसमें आता है क्रॉनिक डिसीज, जिसमें क्रॉनिक किडनी डिसीज आता है, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, रिमेटाइड आर्थराइटिस। इन सारे केसेस में भी एनीमिया की कंडीशन हम देख सकते हैं। सिक्स्थ अगर हम देखें तो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। इसमें भी जो आरबीसीज का शेप है, साइज है, वो डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कहीं उसका नंबर भी डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल भी डाउन होता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी कॉज हो सकता है एनीमिया का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सबसे पहले हम इसके जनरल सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि फैटिक, वीकनेस, टायर्डनेस, डिजीनेस, हेडेक। तो ये सारे जो होते हैं ये जनरल सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के, जैसे कि डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पाल्पिटेशंस। ये सारे एनीमिया के जनरल सिम्टम्स होते हैं। इसके अगर हम साइंस देखें तो जो स्किन होती है वो पेल कलर की हो जाएगी, कंजक्टिवा पेल हो जाएगा, नेल्स, ये जो सारे कलर्स हो जाते हैं ये पेल कलर के हो जाते हैं, स्किन, नेल्स और कंजक्टिवा, ठीक है। रैपिड पल्स हमें देखने को मिलेगी और हैंड्स और फीट जो रहेंगे वो कोल्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे होगा इसके साइंस। फिर सीवियर एनीमिया अगर हम देखें तो सीवियर एनीमिया में चेस्ट पेन होने लगेगा, फेंटिंग, ठीक है, और हार्ट फेलियर। तो ये सारे जो सीवियर एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर किसी भी कारण ब्लड लॉस हो गया है बॉडी में, या तो आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो गया है, या तो आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारे तो हो गए इसके कॉजेज, ठीक है। तो इन सब के कारण जो है एनीमिया होता है। फिर क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन और आरबीसीज काउंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा और आरबीसीज काउंट भी कम हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में और डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स में से जो भी हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, लंग्स में से वो ऑक्सीजन लेता है और फिर उसके बाद टिश्यू तक पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाएगा तो ऑक्सीजन, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज, मतलब प्रॉपर अमाउंट में टिश्यूज में ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो गया है, इसलिए ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज जो है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। जिसकी वजह से टिश्यूज में हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कहीं भी अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ टिश्यू हाइपोक्सिया, क्योंकि यहाँ पर टिश्यूज में ऑक्सीजन का जो है डेफिशिएंसी हो गई है, लेवल डाउन हो गया ऑक्सीजन का, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है
टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है। अगर टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है तो बॉडी कंपनसेट करती है, मतलब बॉडी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज कर देती है और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होने लगे और टिश्यूज़ की जो ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट है वो पूरी होने लगे, तो इसलिए बॉडी क्या करेगी कि हार्ट रेट बढ़ा देगी, जिसमें जल्दी जल्दी जो है ब्लड पंप होने लगे, और रेस्पिरेटरी रेट इसलिए बढ़ा देगी क्योंकि बॉडी सोचेगी कि कहीं ना कहीं बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी को ये लगेगा कि जल्दी जल्दी सांस लेने से, मतलब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करने से जो है ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी जो है बॉडी में उसका फुलफिलमेंट हो जाएगा। इसी वजह से बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हार्ट रेट इंक्रीज कर देगी और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि फैटीग, ठीक है, ब्रीथलेसनेस और वीकनेस अपीयर। इसी वजह से हमें ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगी एज अ सिम्टम्स। हम देख लेते हैं एनीमिया का डायग्नोसिस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें ऐसा लग रहा है कि एनीमिया हो रहा है, किसी पर्सन को उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम उसका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, सीबीसी, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कर सकते हैं, आरबीसीज इंडाइसिस कर सकते हैं, जिसमें कि आता है एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, ठीक है। तो ये सारे ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को एनीमिया है कि नहीं, तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीरम आयरन और फेरेटिन टेस्ट, ठीक है, विटामिन B12 और फॉलेट लेवल चेक कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट चेक कर सकते हैं और बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और अदर इन्वेस्टिगेशंस में हम स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि अगर इंटेस्टाइन में कोई वॉर्म्स तो नहीं प्रेजेंट है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और एनीमिया हो रहा है, तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें हम वॉर्म्स देख सकते हैं कि अगर इंटेस्टाइन में कोई वॉर्म है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और एनीमिया का कॉज वो है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे उसको हो गए एनीमिया के डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू कॉज, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉज के हिसाब से हम एनीमिया को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसमें 4 टाइप्स के एनीमिया देखने को हमें मिलेंगे। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल एनीमिया, सेकंड है हीमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड है एप्लास्टिक एनीमिया और फोर्थ है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है। एनीमिया कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर आरबीसीज प्रोडक्शन, मतलब ऐसा एनीमिया जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो एनीमिया कॉज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी से हो गया, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर इन सब के कारण जो है एनीमिया होता है तो उसे हम न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। और इसमें कुछ हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो स्किन होगी वो पेलर कलर की हो जाएगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, फैटीग, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये सारे हमें इसके सिम्टम्स न्यूट्रिशनल एनीमिया में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, जिसमें एनीमिया डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से कॉज होता है। जैसे कि मलेरिया में क्या होता है, ये आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसीज कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती हैं। सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज का शेप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारी खुद की सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इन सब की कंडीशन की वजह से कहीं ना कहीं आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, और उसी को हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसमें हमें कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे एज अ सिम्टम, इसमें हमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, एनलार्ज्ड स्प्लीन एनलार्जमेंट इसलिए हमें देखने को मिलेगा क्योंकि स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। अगर कोई भी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है बॉडी में तो वो वहीं पर जाकर होता है, ठीक है। अगर आरबीसीज का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगेगा तो स्प्लीन में ज़्यादा अमाउंट में जो आरबीसीज की डेथ होने लगेगी, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एनलार्ज्ड स्प्लीन हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीसीज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय होने लगी हैं, जिसकी वजह से स्प्लीन जो है एनलार्ज्ड हो गई है। इसी को हम कहते हैं स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। और डार्क यूरिन भी हमें देखने को मिल सकती है। फिर थर्ड हम देखें तो इसमें आता है एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू फेलियर ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। अगर बोन मैरो प्रॉपर अमाउंट पर ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो उसके कारण भी एनीमिया होता है, जिसे हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि रेडिएशन की वजह से हो रहा है, या कोई वायरल इन्फेक्शन या केमिकल के कारण ये हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें फीचर्स तो इसमें सीवियर वीकनेस देखने को मिलती है, रिकरेंट इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग टेंडेंसी होने लगती है, ठीक है। फिर फोर्थ हम देख लेते हैं परनीशियस एनीमिया, अ टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। परनीशियस एनीमिया जो होता है वो टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 से होता है। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसे हम
परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स की वजह से, कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो गैस्ट्रिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, तब होता है ये। पुअर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, या तो हमारी बॉडी जो है विटामिन B12 का प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, उसके कारण भी ये होता है। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो इसमें वीकनेस, ग्लोसाइटिस, ठीक है, टिंगलिंग एंड नमनेस और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं एनीमिया के, जैसे कि अगर हम देखें तो फर्स्ट है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, सेकंड है मैक्रोसाइटिक एनीमिया और थर्ड है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है। आरबीसीज आर स्मॉल एंड पेल। इसमें क्या होता है, इसके नाम से हम देख सकते हैं माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसीज का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा, और हाइपोक्रोमिक मतलब आरबीसीज का कलर भी जो है वो डाउन हो जाएगा, मतलब पेल कलर की हो जाएगी आरबीसीज, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मतलब आरबीसीज का जो साइज़ है वो स्मॉल हो रहा है और उसका कलर भी पेल हो रहा है, ठीक है, यूजुअली ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है लो हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके कॉजेज होते हैं आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, क्रॉनिक ब्लड लॉस, ठीक है, तो ये सारे इसके कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, मैक्रो मतलब लार्ज साइज, मतलब आरबीसीज का जो साइज़ है वो लार्ज हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है। और इसकी जो कॉजेज होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ये होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। इसके अगर हम टाइप्स देखें मैक्रोसाइटिक एनीमिया के, तो ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और सेकंड होता है नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। फिर थर्ड हम देखते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी साइज एंड कलर आर नॉर्मल बट नंबर इज डिक्रीज। इसमें साइज और कलर तो नॉर्मल रहता है आरबीसीज का, लेकिन आरबीसीज का जो नंबर होता है, काउंटिंग जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। मतलब जिसका साइज है वो भी नॉर्मल है और इसका जो कलर है आरबीसीज का वो भी नॉर्मल है, लेकिन इसका जो नंबर है वो कम हो गया है, ठीक है। इसके कॉजेज होते हैं एक्यूट ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहीं पर ब्लड लॉस हो गया है, या एक्यूट अमाउंट में हो गया, या क्रॉनिक कोई डिसीज़ हो गई है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर किडनी डिसीज़ के कारण भी ये हो सकता है। और एप्लास्टिक एनीमिया मतलब कहीं ना कहीं जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ही बंद हो गया है। एप्लास्टिक एनीमिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बोन मैरो में प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी जो आरबीसीज का काउंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये 3 टाइप्स कंप्लीट होते हैं। हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रीट द कॉज। सबसे पहले हमें उसका कारण देखना चाहिए कि किस वजह से एनीमिया हो रहा है, और अगर हम उस कॉज को ठीक कर देंगे तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगर ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो रहा है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लो, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इन्फेक्शन को ट्रीटेबल कर दो। फिर मैनेज क्रॉनिक डिसीज़, और कोई भी अगर क्रॉनिक डिसीज़ हो रही है तो उसको ट्रीट करने से जो एनीमिया का बेसिक जो कॉज है उसको अगर हम ट्रीट कर देंगे तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। दूसरा हम न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो रहा है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करके, विटामिन B12 थेरेपी, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन रिच डाइट, तो ये सारी चीज़ों से हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर थर्ड इसमें डाइटरी एडवाइस, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देके, डेट्स, जैगरी, मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड पल्सेस, तो इन सब से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हुआ है उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है तो डायरेक्ट हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे डीवॉर्मिंग ऑफ और हुकवॉर्म। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइन में, हुकवॉर्म की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उससे एनीमिया कॉज हो रहा है, तो हम हुकवॉर्म को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन इन किडनी डिसीज़, अगर कोई किडनी डिसीज़ से हो रहा है तो किडनी का ट्रीटमेंट कर देंगे। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। अगर बोन मैरो जो है बॉडी में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। इस तरीके से हम एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो कुछ अगर हम मेजर्स जो हैं अप्लाई करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में तो उसकी वजह से एनीमिया का जो है प्रिवेंशन होगा हमारी बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल डाइट अगर हम लेंगे, बैलेंस डाइट रिच इन आयरन और विटामिन, तो उसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी सपोर्ट, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन देने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर एनीमिया की कंडीशन नहीं आती है। नेक्स्ट हम डिवॉर्मिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो भी हुकवॉर्म्स वगैरह हैं उनको रिमूव करके हम जो है एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और डेट्स, जैगरी, और ये सारी चीज़ें जो है अपनी डाइट में शामिल करके हम एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अर्ली इंटरवेंशन, मतलब अर्ली हम डायग्नोस कर लेंगे अगर एनीमिया को, तो हम पहले ही उसको ट्रीट कर लेंगे जिसमें कि वो सीवियर कंडीशन तक ना पहुँच पाए। फिर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और मॉनिटरिंग, मतलब रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने से हमें जो है एनीमिया को हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा एनीमिया का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।